नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। लिखा है आदित्य उपाध्याय, अधिवक्ता। आपका बहुत स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज में चैनल में हमारे। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB किया, उसके बाद LLM लंदन यूनिवर्सिटी से किया है। अभी आपको भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो काउंसिल है उसमें आपको सदस्य बनाया गया है और आपसे सीधे बात करेंगे किस तरह से इन्होंने ये उपलब्धता हासिल की। पहले तो आपको बहुत बधाई जो पद आपको मिला है, और किस तरह से मऊ से सफ़र और दिल्ली तक और आप सुप्रीम कोर्ट में जाना है। जी, मेरी तो पहले प्राथमिक पढ़ाई जो हुई है वो यहाँ के मुन्नी देवी सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है, और उसके बाद फिर फातिमा स्कूल में पढ़ा। फिर इंटरमीडिएट किया हमने केंद्रीय विद्यालय से। उसके बाद फिर अपना BSc करने के बाद फिर LLB करने का एक अवसर मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, उसको क्लियर करने के बाद फिर इंटर्नशिप्स हुई। वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में करने का अवसर मिला, सुप्रीम कोर्ट में करने का अवसर मिला। उसके बाद फिर LLM करने की इच्छा हुई। उसके लिए हमने जो प्रोसीजर है उसके थ्रू अपना एप्लीकेशन भेजा, उसमें सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर हम लोग आगे की तैयारी के साथ वहाँ गए, और वहाँ जाके फिर LLM कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आया और बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने 1 साल की जूनियरशिप करी। जूनियरशिप करने के बाद मैं लगातार सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में वहाँ अपीयर होता रहा हूँ। और अभी जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आदेश से गवर्नमेंट काउंसिल के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने का मुझे अवसर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो ये मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है। और ये सबकी शुभेच्छाएं हैं, माता पिता की मेहनत है, और जो गुरुजनों का आशीर्वाद है उसका ही मैं नतीजा मानता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं जी, और कभी मन में बचपन में इच्छा नहीं हुई कि राजनीतिक क्षेत्र में जाना है, फिर आपने एकदम इतर वकालत का पेशा आपने को अपनाया, तो किस तरह से ये कुछ अलग डिफरेंशन रहा? कहाँ से ये आपको आपके दिमाग में आया और कहाँ से आप अलग स्ट्रीम में चले गए? जी, पिताजी राजनीति में ज़रूर थे, लेकिन शिक्षा को हमेशा उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, और कहीं ना कहीं उनकी बातों से मैं लगता था कि उन्हें इस चीज़ का एक अभिलाषा उनके मन में रहती है कि बच्चे जो हैं उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर रहें। तो वो लगातार प्रेरणा का स्रोत बने रहे, और उन्होंने ही प्रेरित किया कि मैं अपना आगे जाके पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करूं। और राजनीति के जैसे ही ये भी एक सेवा का माध्यम है। अब आप इसको किस ढंग से करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप चाहें तो इसमें अच्छा कर सकते हैं, और चाहें तो इन चीज़ों का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, जैसा कि अमूमन होता है। लेकिन इसमें इस तरह के अच्छे लोग भी हैं जो कि सेवा का माध्यम बनाते हुए और वंचितों और गरीबों की सेवा सहायता में अपने हुनर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो अधिवक्ता पेशा है आपका, वकालत, इसमें स्पेशलाइजेशन क्या है आपका? जी, मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो है मास्टर्स मेरा है इंटरनेशनल लॉ में। तो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड जितने होते हैं, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड होता है, ये स्पेशलाइजेशन है। और उसके अलावा चूँकि मेरी ट्रेनिंग इत्यादि जिनके अंडर में हुई वो स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल लॉयर थे, तो क्रिमिनल का भी अच्छा एक्सपोजर मिला और रुचि बनी रही। तो मैं इंटरनेशनल ट्रेड लॉ और क्रिमिनल लॉ में अपना स्पेशलाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। अच्छा, अभी जब आप वहाँ पहुँच गए हैं तो मुख्य कार्य क्या रहेगा आपका वहाँ पे जो आप करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पे एक बड़ी टीम होती है। तो बड़ी टीम में जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे बड़े विधि अधिकारी जो होते हैं वो अटॉर्नी जनरल साहब होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स आते हैं, उसके बाद फिर गवर्नमेंट काउंसिल्स होते हैं। तो जिस पद पे अभी मेरा जो है वो चयन हुआ है, तो अभी इस पे क्या करना होगा, जैसे सरकार का कोई इंटरेस्ट है, अगर सरकार कोई डिसीजन लाती है, जैसे हमने देखा कि बीच में अभी जैसे एब्रोगेट किया गया आर्टिकल 370 को, उसके बाद फिर अभी किसान कानून को लेकर चल रहा है। तो सरकार कानून जब आता है तो जनरली कुछ लोग होते हैं जो अग्रीव्ड होते हैं, जो कि जिन्हें उससे असहमति होती है, तो न्यायालय का रास्ता तय करते हैं, जो कि एक संवैधानिक रूप से सही भी है। तो संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत न्यायालय में उस कानून को चुनौती दी जाती है। ये सिर्फ कानून के ही संबंध में नहीं है, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसके साथ भी ये होता रहा है। और कभी कभी जो भी डिस्प्यूट है, कभी प्राइवेट पार्टी डिस्प्यूट होता है सरकार के खिलाफ, या तो फिर बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो इस तरह के जो है तो उसमें भारत सरकार का जो पक्ष रखना होगा। कि उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि अगर जैसे 370 आया, तो जो उस वक्त मेरे पद पे लोग रहे होंगे उनकी जिम्मेदारी रही होगी कि उसको डिफेंड करना, कि आप उसको कैसे डिफेंड करते हो कि सरकार अगर ये 370 हटा रही है तो क्यों हटा रही है, इससे क्या फ़ायदे नुकसान है। ये एक बड़ा उदाहरण है। वैसे छोटे उदाहरण जैसे हो गया कि अगर इंडियन रेलवेज़ हैं
तमाम जो PSUs हैं, IOCL है, ONGC है, मुख्य रूप से सरकार का पक्ष रखना है कोर्ट में और अपनी सरकार का बात, पक्ष। सरकार की बात को वो न्यायालय के समक्ष रखना है। अच्छा, मेरा एक अहम सवाल है, आपने भारत में भी पढ़ाई की है विधि की, और उसके साथ साथ विदेश में लंदन में भी, दोनों पढ़ाइयों में क्या एक अंतर पाते हैं आप? जी, सबसे बड़ा तो अंतर जो है वो है समय का जो प्रबंधन है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जैसे मैं जब लंदन यूनिवर्सिटी गया तो मुझे मैं अभी हिंदुस्तान में था, मेरा चयन हो गया, जब पूरी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई उसके बाद से हमें पूरा डेटा चार्ट आ गया, पूरा टाइम टेबल आ गया पूरे कोर्स के ड्यूरेशन का। तो अगर 1 साल का वो ड्यूरेशन था तो किस दिन कितने बजे क्या क्या पढ़ाया जाएगा ये पहले दिन से ही मिल जाता है। और मुझे लगता है सिलेबस मिल जाता है, पूरा सिलेबस मिल जाता है, किस दिन क्या पढ़ाया जाएगा, और 1 साल तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई अगर 10 बजे की क्लास है तो 9:55 पे टीचर क्लास में रहते हैं, प्रोफेसर क्लास में रहते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो है ये उनका बहुत अच्छा है, जो कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि चाहे विश्वविद्यालय कितना भी अच्छा हो, दिल्ली विश्वविद्यालय अपने आप में एक बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट कहीं न कहीं हम चूक जाते हैं। और अगर बड़े स्तर के विश्वविद्यालय चूक जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि छोटे स्तर पे तो और ज़्यादा स्थिति खराब होगी। तो समय का जो प्रबंधन है वो अच्छा होना चाहिए, छात्रों का समय से सिलेबस पूरा होना चाहिए, तभी उनकी जो पढ़ाई है वो तभी फलीभूत होगी। तो टाइम मैनेजमेंट पे ही विशेष तौर पे मेरा जो ध्यानाकर्षण रहा वो यही रहा कि समय का प्रबंधन जो है वो अच्छा है उनका, इसलिए शायद वो कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में थोड़ा आगे रह जाते हैं। अच्छा, जैसे कि कहा जाता है कि मान लीजिए कि आपके क्षेत्र की मऊ में आप रहते हैं, मऊ के रहने वाले हैं, तो ये जो यहाँ के लोग हैं आपको कभी उनकी मदद करने का मौका मिले तो दिल्ली में आप उनकी सहायता कर लिए? जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और कल भी लोक कल्याण न्यास के मंच पे एक आपको सम्मानित किया गया था। जी, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ उन लोगों का। और एक योजना थी मेरे दिमाग में जो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई शिक्षा का तो महत्व तभी है जब उसको सेवा में लगाया जाए। तो क्योंकि बिना सर्विस के कोई इस तरह का पढ़ने लिखने का कोई बहुत मायने नहीं रह जाते, धनोपार्जन के लिए तो कई साधन हैं। एक ये योजना थी कि कुछ जैसे लीगल एड सोसाइटीज़ का चलन है बड़े शहरों में। मैं दिल्ली रहा हूँ, बम्बई रहा हूँ, कलकत्ता रहा हूँ, लंदन भी रहा हूँ, तो वहाँ पे हर जगह पे लीगल एड सोसाइटीज़ डेवलप की जाती हैं, जो कि कहा जाता है कि न्याय काफ़ी महंगा है, जो कि काफ़ी हद तक सच्चाई है। गरीब आदमी, वंचित लोग, गांव देहात के ग्रामीण परिवेश के लोग नहीं वहाँ तक पहुँच पाते हैं। वो तहसील से ही मामला निपटा लें तो बड़ी बात है, आगे वो जाने की जहमत नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उनके पास है वो भी चला जाएगा। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि लीगल एड सोसाइटीज़ डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि बड़े शहरों में है। लेकिन बड़े शहरों में को उतनी ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी है, काम कर रहा है, लेकिन 80% जो लिटिगेशन है वो गांव और देहात से निकल के आता है। वहाँ से विवाद है, चाहे वो दीवानी का विवाद हो, चाहे फौजदारी का विवाद हो, तो लोग वकील नहीं कर पाते हैं। हमें लीगल एड सोसाइटीज़ डेवलप करनी होगी। और मेरी कल भी लोक कल्याण न्यास के लोगों से भी चर्चा हुई और वो भी काफ़ी आशावादी हैं, और मैं भी बहुत प्रोत्साहित हूँ कि ठीक है, अच्छी बातचीत हुई इनसे। हम उसके माध्यम से हम लोकल एडवोकेट्स से संपर्क करेंगे, वो पूरी तरह वॉलंटरी सर्विस होगी, उसमें कोई खर्चा नहीं देना होगा आपको। खर्चे के नाम पे एडवोकेट की फीस नहीं लगेगी, खर्चे के नाम पे सिर्फ जो जेरोक्स, फोटोकॉपी और क्लैरिकल चार्जेस होते हैं, जो पेपर चार्जेस होते हैं वही लगेंगे, जो रसीदी टिकट लगाना है वो लगेगा। तो इसके थ्रू हम इसको काफ़ी सस्ता कर सकते हैं, और जो गरीब वंचित लोग हैं वो भी न्यायालय तक जाएं, इसी पे पूरा फोकस है। और मेरी पूरी शिक्षा का जो एक उद्देश्य है वो भी यही है। चलिए, बहुत बधाई इसके लिए। आप ये बताएं, आपका विधि क्षेत्र में आइडल कौन है? जी, मैं नानी पालकीवाला साहब को मानता हूँ अपना आदर्श। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जिस प्रतिकूल स्थिति में लड़ाई लड़ी, शायद हमारे संविधान का प्रारूप बदल गया होता अगर वो नहीं लड़ते। तो वैसे एक आदमी को तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, नानी पालकीवाला साहब के बारे में जितना पढ़ा है, सुना है, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। लेकिन अगर हम समकालीन लोगों में देखें तो अरुण जेटली जी भी एक काबिल तारीफ शख्सियत थी उनकी, और उनका भी जो आर्ग्यूइंग स्टाइल थी, जिस तरह से कोर्ट के सामने अपनी बात रखते थे, वो भी एक प्रेरणादायक चीज़ें हैं। अच्छा, आपको बताया जा रहा था कि अभी आप 25 साल की उम्र में LLM कर चुके हैं जी, तो अभी आपके पास बहुत समय है जी आगे बढ़ने के लिए। तो क्या कुछ एम है, क्या कुछ आगे चल के करना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, उद्देश्य तो यही है कि न्याय जो है वो सब तक पहुंचना चाहिए। एक अंग्रेजी में कहावत है जो कि लॉ स्कूल में फर्स्ट डे पढ़ाई जाती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्योंकि न्याय में अगर देरी होती है फिर न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और न्याय में देरी होती है इसीलिए क्योंकि आदमी शायद
जो एडवोकेट्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ये जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को सुनिश्चित करें कि समय से न्याय मिले और समय से फैसले हों। तो न्यायालय भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि जो भी वंचित तबके हैं, जो कि वकील नहीं कर सकते हैं, जो कि फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना और उनको जो न्याय, जो उनका अधिकार है वो उपलब्ध कराना। चलिए, ये थे आदित्य उपाध्याय जिनसे हम बात कर रहे थे। और ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।